बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, मॉक डिस्कशन ऑफ डाटा सिस्टम एंड रिस्क। मैं ओवरऑल पेपर की बात करूंगा। ओवरऑल पेपर आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। अच्छा जी, ओवरऑल पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें एक चीज बड़ी अहम ये कि चूंकि हमारे पास कोई पास्ट पेपर मौजूद नहीं है, तो हम आपको एक मॉडल पेपर उसने दिया हुआ है उस पेज पर, और जो उसने बाकायदा इस सब्जेक्ट ने बताया कि कितने मार्क्स का कितना पोर्शन आना है, कितने एमसीक्यू आता है, उस बेस पर हमने एक पेपर तैयार किया है जो मेरे मुताबिक आई कैप के एग्जाम के काफ़ी करीब पेपर है। ये पेपर आपको अटेम्प्ट करके अपने आप को गेज करना था कि आप इस वक्त कहाँ पे बैठे। अलबत्ता याद रखिएगा, ये जो इस नौयत का पेपर है ना, शायद आपको पेपर में 2-4 टर्म्स ऐसे दिखे हैं कि आपकी जिंदगी में मैंने कभी नहीं पढ़ी, ना मैं कभी किसी ने पढ़ाई है। होंगी वो उसी किताब के अंदर ही, लेकिन आपकी नजर से नहीं गुजरी होंगी। और अगर वो नजर से नहीं गुजरी तो इसमें कोई समझदारी भी अप्लाई नहीं होती। अब अगर सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस आपके दिमाग में नहीं ना आ रहा, तो अल्लाह पाक शुक्र। ये नहीं को होता है ना, कोई चीज के बंदा सोच के कुछ लिख लेता है कि हाँ ये होगा। अब अगर होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन आपको नहीं ना पता, तो उसकी फातिहा पढ़े और आगे चले, क्योंकि उसको सोचने से आपको उसमें से कुछ निकल नहीं आना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। ये चीजें, ये बातें अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। आपको बाकायदा देखना है कि आपके 50 नंबर कैसे निकल रहे हैं। मैं बार बार फोकस, एक बार पूरी तैयारी करवाने के बाद आई एम वेरी क्लियर कि यार मैं बच्चों को इस काबिल करूं कि वो अपने 50 नंबर पेपर में से निकाल लें। डेटा वाला पोर्शन नॉर्मली आसान पोर्शन होता है, रिस्क वाला पोर्शन तरीके से तैयार किया हो तो वो आसान है। डेटा और रिस्क मिलकर 60+ मार्क्स पर पहुंच जाते हैं। और ये कितने चैप्टर बनते हैं? 6 और 4 10 चैप्टर्स। और डेटा वाले 6 चैप्टर जो है ना, वो असल में 6 क्या, वो 3 चैप्टर्स के बराबर है। मकसद बात करने की कि बच्चों, ये आपकी तैयारी का पहला स्टेप है कि 6 वहां से 4 वहां से 10 इधर कवर, फिर उसके बाद आप सिस्टम पे सिस्टम को कवर करें। सिस्टम के बगैर पेपर पास होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन सिस्टम में से आप पिक एंड प्ले कर सकते हैं। बाकी एरिया को आपको मजबूत करना पड़ेगा। पहली बात ये थी तैयारी की बात। तैयारी करने से अगला स्टेप है कि भाई तैयारी आपने कर ली, अब अगला स्टेप है पेपर देने गए हैं तो क्या करना। सर, जब आप पेपर देने गए तो आपने क्या करना है, इसको मैं बताने लगा हूं आपको। पॉज कीजिएगा एक बार देख। अब जो अगला पहलू है वो है पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये पेपर आपके सामने आया, आपने इस पेपर को गेज किया। अच्छा, एमसीक्यूज है। कितने एमसीक्यूज आपके सामने होंगे? सर जी 15 एमसीक्यूज आपके सामने आएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आया, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जब पेपर आपके सामने आया, अगर ये पेपर मेरे हाथ में है तो मैं इस पेपर को उल्टा पढ़ना शुरू करूं। उल्टा यानी यहां से, और सबसे पहले इस पेपर से एमसीक्यू करने की बजाय मैं वो वाले सवाल देखूं जो 1 लाइनर रट्टे वाले मुझे आते हैं।
अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखूंगा, क्योंकि सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस, यस ये 5 नंबर मुझे आता है। फिर मैं ऊपर जाते हुए देखूं आस पास और सांस, पढ़ाया हुआ ये क्लाउड कंप्यूटिंग में 6 नंबर का ये क्लाउड कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, 3 नंबर का ये कंसेंसस मैकेनिज्म, ये ब्लॉकचेन का ये 5 नंबर का ये वाला सवाल एक एवरेज प्रिपेयर्ड स्टूडेंट को आना चाहिए 11 और 12 चैप्टर में। फिर उसके बाद मैं ऊपर गया, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन पढ़ाया हुआ है, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक तरफ ऑटोमेशन है, उन दोनों को मिलाएंगे तो ठीक हो गया है। दूसरा गैंस भी पढ़ाया हुआ है, जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, उसके बारे में की फीचर्स इंटेलिजेंट ऑटोमेशन के और स्ट्रक्चर। अच्छा ये देखा, ये इसमें से ठीक है। सबसे पहले वन लाइनर देख लें, वन लाइनर क्वेश्चन नंबर 6 होमोमॉर्फिक एनक्रिप्शन एग्जांपल के साथ। 6B की लॉज एंड रेगुलेशन एप्लीकेशन टू डेटा प्रोटेक्शन इन पाकिस्तान। सर डिफरेंट बिटवीन लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। अब ये वाले जो सवाल हैं 15 और 10 और 4 14 मार्क्स की, ये आसान सवाल। फिर क्वेश्चन नंबर 5 लेंथी है, छोड़े। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, Why this table violates second normal form? Second normal form चैप्टर नंबर 6 की नॉर्मलाइजेशन में से पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पे है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज मेटा डाटा, डिफरेंट टाइप्स, लिस्ट एंड एक्सप्लेन 4 मेजर चैलेंजेस। मैंने अभी तक कोई लेंथी सवाल नहीं पढ़ा, मैंने अभी तक सिंपल जो इजी सवाल थे सिर्फ मैंने समझ लें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे जैसे मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं सवाल पढ़ता जाऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मैं अभी तक पूरा पेपर नहीं पढ़ा, मैंने आधा पेपर पढ़ा है। अगर इसमें से फॉर एग्जांपल मैंने टोटल ये पेपर पढ़ लिया है तकरीबन 50 मार्क्स का, और 13 18 18 और 14 32 32 और 14 56 56 और 5 51 मार्क्स। मैंने 51 मार्क्स का पेपर आपको पढ़ के सुनाया। इस 51 मार्क्स को मैंने आइडेंटिफाई कितनी देर में किया, हार्डली 5 मिनट में। और इस 51 मार्क्स में से मुझे 35 से 40 नंबर लेने चाहिए। मैं नहीं कह रहा 100% आता होगा, नहीं आता होगा 100% भाई, उसको SSBI का नहीं पता, छोड़ दो, 5 नंबर गए छोड़ो, 45 में से 40 लो, 45 में से 38 लो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बेसिक थीम है इसका। जो बच्चा, अभी मैंने पूरा पेपर नहीं पढ़ा, अभी मैंने MCQ नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो बच्चा इतना पेपर पढ़ के 35 से 38 नंबर पे पहुंच गया उसको कोई फेल नहीं कर सकता। ये अप्रोच है पेपर की। आपको पेपर में अपने हिस्से के नंबर छांटी करने हैं। सबको सब नहीं आता होता, कोई बात नहीं यार। 51 का था, 5 नंबर नहीं आते, 10 नंबर नहीं आते, 15 नंबर नहीं आते। सर समझ आ रही है? लिखना शुरू करें। जैसे जैसे लिखेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं जिस चीज पे जोर दे रहा हूं, इस सब्जेक्ट की, बच्चों पेपर देने जा रहा है, बच्चे का दिल कह रहा है मुझे आता कुछ नहीं है। ये जो फील है ना कि मुझे आता कुछ नहीं है, ये बंदे को मरवा देती है।
तसल्ली से। अगर आपने पूरी किताब पढ़ी है, मेरे साथ साथ चले हो, आपने एवरेज स्टूडेंट भी हो, आपका ये पेपर पास होगा। अपने अंदर से ये फियर निकालें, आपको आता कुछ नहीं। दूसरा, आपने जितना किताब से पढ़ा हुआ है ये पेपर पास कराने के लिए मोर देन इनफ। तीसरा, पेपर हल करते वक्त अपने हिस्से के आसान नंबर तो पहले सिलेक्ट करो। अभी मैंने तुझसे सवाल नहीं खोले, अभी तो 51 मार्क्स का पढ़ा है, लेकिन मुझे एक बात समझ आ गई कि यार इसमें से 35 नंबर लेना मुश्किल नहीं है अगर आपने याद किया हुआ है, अगर आपको आता है तो। अगर आता ही नहीं है तो जाहिर बात है फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैं तो उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करके बैठा हुआ। अब एक बंदा कहता है सर मैंने क्या कहते हैं 6 चैप्टर नहीं किए हुए, 7 चैप्टर नहीं किए हुए। प्रॉब्लम है। हाँ, टॉपिक आपको आना चाहिए। सर मेरे साथ चल रहे हो, मैं 51 नंबर का भी आपके साथ नहीं पढ़ा। चैप्टर 2 क्वेश्चन 2 पढ़ा, क्वेश्चन 4 पढ़ा, क्वेश्चन 6 पढ़ा, क्वेश्चन 8 पढ़ा, क्वेश्चन 9 पढ़ा। आओ ये सारे पढ़ने के बाद चलते हैं बड़े सवालों की तरफ जिसकी लेंथ ज्यादा है। अब जो बड़े सवाल रह गए, मजे की बात ये है बड़े सवालों में भी आधे से ज्यादा वो है कि ऊपर पूरा लिख के हम जब फला काम करता था बहुत अच्छा था, बहुत नहीं था, 5 वक्त का नमाजी था, सारा गलबात करने के बाद उन्हें कहना है इसको एक्सप्लेन कर दे, फला टॉपिक को एक्सप्लेन कर दे। देखने में वो क्या है सिनेरियो, असल में वो क्या है रट्टा। सर समझ आ रही है? आ जाए जरा। ये जब मैंने पढ़ लिया मेरे साथ आए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज, अ मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल conglomerate is planning to replace its fragmented legacy system with a unified ERP system. पुराने सिस्टम को ERP से रिप्लेस कर रहे हैं। The company operates across 5 continents with diverse regulatory environment. The company operates across 5 continents, diversified regulatory requirement भी। ERP सिलेक्शन फेज में था। फाइनेंस टीम जो इंसिस्ट कर रही थी टाइट कंट्रोल की तरफ, सेंसिटिव फाइनेंशियल डेटा पे। ऑपरेशनल टीम जो है वो कह रही थी कि स्केलेबल होना चाहिए, क्लाउड एंड रियल टाइम कोलैबोरेशन। HR डिपार्टमेंट वाज कंसर्न्ड अबाउट एडॉप्शन एंड ट्रेनिंग, और IT डिपार्टमेंट वार्न्स अबाउट इंटीग्रेशन चैलेंजेस। Despite extensive planning, pilot implementation in Asia faced setbacks. क्या data migration में errors हुए? Employee resisted the new workflow, citing complexity. Cost जो है वो बजट से ज्यादा हो गई। System downtime हो गया during go live disruption. ये सारे प्रॉब्लम हुए। ठीक है, आगे आ गया। एज ए कंसल्टेंट आइडेंटिफाई एंड क्रिटिकली वैल्यूएट द की कंसिडरेशन ग्लोबल टेक शुड प्रायोरिटाइज व्हेन चूजिंग ERP सिस्टम। अब जब आपने ये सारा सिनेरियो पढ़ा है उसके बाद उसने सवाल में पूछा की कंसिडरेशन ग्लोबल टेक शुड प्रायोरिटाइज व्हेन चूजिंग ERP सिस्टम को चूज करते हुए की कंसिडरेशन बताइए, क्या करना चाहिए आपको? सर आपको फौरी तौर पे अपने सिस्टम को अपने दिमाग में घूमना चाहिए। ये ERP का कोई टॉपिक है की कंसिडरेशन वाला। जब आप अपने दिमाग में ये लेके जाएंगे तो आपके जहन में टॉपिक आएगा ERP की कंसिडरेशन क्या होती है। सर उस टॉपिक पे आपने चले जाना। जी सर, चैप्टर नंबर 8 ERP, यही टॉपिक का नाम है।
कंसिडरेशन फॉर चूजिंग ईआरपी, ईआरपी को चूज करते किन किन पहलुओं को कंसिडर करना है, वही टॉपिक के जो पॉइंट्स आपने याद किए हुए वो यहां पे एज इट इज अप्लाई कर देने, दिखते नहीं। उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है, उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है, ये ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या वो आपके इदारे के लिए सूटेबल है या नहीं। ये सर जी वो जो ईआरपी की कंसिडरेशन वाले पॉइंट हैं वो एज इट इज यहां पर प्लेस होने थे। देखने में ये सिनेरियो है, असल में क्या है, वो वाले पॉइंट उठाने हैं और वो यहां पर डाल देने। हाँ एक चीज आपने करनी है एड ऑन, और वो है एप्लीकेशन। वो क्या है, हाँ लिखे ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज को ईआरपी को इम्प्लीमेंट करते वक्त ये फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए थे, उसका नाम लिख दो यार, वो खुश हो जाएगा। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। इस सिनेरियो में कॉस्ट एक्सीड कर रही है बजट को ड्यू टू एक्सपेक्टेड कस्टमाइजेशन डिमांड, ईआरपी को सिलेक्ट करते हुए ये फैक्टर कंसीडर करना चाहिए था कि टोटल कॉस्ट कितनी होगी और टोटल बेनिफिट कितना होगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होना चाहिए था। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वही पॉइंट जो आपने रट्टे लगाए हुए वही पूछ रहा है यहां पर, मगर उसको रेफर कर दोगे, उसको बता दो कि यहां पर इस सिस्टम में ये मसला है और इस सिस्टम में ये मसला है और ऐसे होना चाहिए था। वो जो होना चाहिए वो लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। ईआरपी की कंसिडरेशन चैप्टर नंबर 8 में लिखी है सर। ये ले मैं मिनिमाइज करता हूं स्क्रीन को, यहां पर मेरे पास होगा भाई, किधर है व्हाटोग्राम, स्लाइड्स नहीं चाहिए, व्हाटोग्राम वो नहीं है, नोट्स इधर नहीं होंगे। लो यार मैं स्लाइड से दिखा देता हूँ। चैप्टर नंबर 8, मैं सिर्फ आपको एक डेमो देने लगा हूँ कि यार आपने अप्लाई कैसे करना है। आप किताब का टॉपिक है, क्या टॉपिक है, बेनिफिट्स थे, टाइप्स थी, और उसके बाद ये देखें की कंसिडरेशन फॉर चूजिंग ईआरपी। सिस्टम फ्लेक्सिबल है, बिजनेस ग्रोथ को देख सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं इंटर कल्चरल, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में है ना, क्या मुख्तलिफ कल्चर को इनकॉर्पोरेट कर सकता है उसकी रिक्वायरमेंट्स को। इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज, क्या इंटीग्रेट कर सकता है सारे सिस्टम को। लेगेसी सिस्टम कंपैटिबिलिटी, क्या पुराने सिस्टम से डाटा नए सिस्टम पर शिफ्ट कर सकते हैं। सर जी इसने कहा है डाटा माइग्रेशन एरर लेड टू डुप्लीकेशन, लिखा हुआ सर, आपने कहना ये चीज सोचनी चाहिए थी उसको। सर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ये वाली बात पहले कर दी। वेंडर सपोर्ट, क्या वेंडर सपोर्ट करेगा। आपका सिस्टम शट डाउन हो गया है ड्यूरिंग गो लाइव डिसरप्टेड, यानी जब आपने ईआरपी को इंप्लीमेंट किया ईआरपी एकदम बंद हो गया, शट डाउन हो गया। क्या वेंडर सपोर्ट करेगा, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट करेगा, क्या मेंटेनेंस में सपोर्ट करेगा। सर ये सारे पॉइंट्स यार एक बात ध्यान में रखना, मैं आपको आज एक बात बताने लगा हूं। आपको पेपर में जो बात पूछेगा वो किताब में लिखी होगी, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है आपने उसको ढूंढने में, या कोई भी साग इम्तियाज महमूद ना जो भी हो, अंदर खाते क्या होगा, किताब में वो कंटेंट होगा, ये ध्यान में रखना। सर ये इसको कहने, इसको इस तरह से हल करना। अगला पॉइंट आ जाए, एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस फेस्ड ड्यूरिंग द पायलट रूल आउट फॉर ईच चैलेंजेस
प्रपोज स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंट करते हुए चैलेंजेस कौन से थे और इसका सलूशन क्या है, 3 मार्क्स का था। आ जाए सर जी। टॉपिक का नाम है इम्प्लीमेंटेशन करते हुए क्या चैलेंजेस थे, हाई कॉस्ट, सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब यही मैं समझाना चाहता हूं मेरे दोस्त, कहने को आपको सिनेरियो लग रहा है, अंदर से सिनेरियो निकला है, अंदर से वो जिस बच्चे को ये टॉपिक आता है वो उसने ये टॉपिक लिखना है और इसके अंदर जो बातें लिखी हुई मजे की बात है वही इसका टॉपिक का क्रक्स है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है तो आपकी काम पे टांग जाएंगी, अगर यार वो पता नहीं कितों आ गया, ऐसा मैं की करना, वो सर काम पे टांगेगी ना, वो सर समझ आ रही है, ये चीज है मेरे दोस्त। आपको टॉपिक आना चाहिए, आपको टॉपिक आना चाहिए। याद रखिएगा जो केस स्टडी, जो एप्लीकेशन बेस्ड सवाल होते हैं वो एक स्टेप ऊपर होते हैं, वो रट्टा लगाए हुए बच्चे को भी ध्यान से करने होते हैं। ये वन लाइनर सवाल था ना, टका दिया सवाल, देखा जवाब टका दिया, लेकिन इस केस में तवज्जो से समझ रहे। आगे चलो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 था, 7 मार्क्स का सवाल था। देखने को केस स्टडी अंदर खोल के देखा, क्रैम किया होगा तो कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। आगे आओ मेरे साथ। इसका टेबल कैसा बना था जो नेवी बेसिक पर बोलते हैं। हाँ, ये ऑर्डर आईडी प्रोडक्ट ये दिया हुआ है। क्वेश्चन 4, हाँ जी, मैं 4 पे ही हैंड लगाऊं सर। सर जी क्वेश्चन नंबर 4, मैंने क्लास में इसकी 2 एग्जांपल्स कराई थी, सिंगल टेबल है, एक ऑर्डर आईडी लिखे, एक प्रोडक्ट ओवरहेड लिखे, एक कस्टमर नेम लिखे, एक कस्टमर एड्रेस लिखे। ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट ऑर्डर, कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस। सेकंड, व्हाई दिस टेबल वायलेट्स सेकंड नॉर्मल फॉर्म। असल में कस्टमर नेम ऑर्डर आईडी पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट ऑर्डर पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कस्टमर नेम पार्शली डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट नहीं है। ट्रांजिटिव में कितना डिफरेंस होता है, पार्शियल और ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, वैसे तो लिखा हुआ है स्पेसिफिक टू एंड लेफ्ट है, लेकिन ट्रांजिटिव भी इसी तरह से होता है। ट्रांजिटिव में क्या फर्क होता है? क्वेश्चन नंबर 4 था, सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वॉल्यूशन कैसे है। आपको बाकायदा टेबल बनाकर ये वाली बात बतानी थी, नॉर्मलाइज कैसे करना था, वो भी 5 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, Urban Tech Limited has recently deployed IoT devices across its major smart offices and connected warehouse. During a quarterly review, auditor noticed several anomalies. In one case, multiple IoT devices were found to still be operating with their original configuration, and employee admitted they had never changed the credentials since installation. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इंटरनेट लगवाएं और इंटरनेट का जो पासवर्ड बिल्ट इन आया था आप उसी को ही चलाते हैं, उसमें तब्दीली ना करें। ऐसे नहीं होना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो वाला कोई भी बंदा, हाँ उस पर कोई भी बंदा, अनऑथराइज्ड बंदा भी एक्सेस कर सकता है। Elsewhere, analysts observed that the number of alerts and unusual traffic spike had now grown significantly as more IoT devices were added to the network. बहुत सी devices नेटवर्क में IoT ऐड हो गई हैं और बड़ा हार्ड है पिन पॉइंट करना कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, सस्पिशियस एक्टिविटी कहाँ से आ रही है। Further investigation revealed that the certain IoT devices were transmitted large volume of employee and customer data without any protective measure, raising concern about how the information was being handled. Finally, the company network logs showed that the several IoT devices had been hijacked and were participating in traffic coordinated flood against external server disrupted services. अब
एक बात आपको बाय द वे मेरे जहन में आई है, मैं बताता चलूं। नॉर्मली ऐसे होता है जैसे मैंने सवाल क्राफ्ट किया हुआ, सवाल बनाया हुआ है, तो मुझे तो पता है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन एक बार हमेशा जब भी बड़ा सवाल पढ़े पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें, रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद सवाल पढ़ें। क्यों? रिक्वायरमेंट पढ़ने से ना आपका दिमाग क्लियर हो जाता है कि मैंने इसमें से एक्सट्रैक्ट क्या करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसने कहा आईओटी रिलेटेड रिस्क बताए और एक अप्रोप्रिएट मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी बताएं जो रिस्क आइडेंटिफाई करें उसके हवाले से। अब आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिलेटेड रिस्क, जैसे ही मैंने ये बात कही आपके दिमाग में कोई टॉपिक आया? कौन सा? आईओटी का जो चैप्टर नंबर 15 जी सर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में आईओटी है चैप्टर नंबर 9 आप कह रहे हैं जी। चैप्टर नंबर 15 में है सर जी असल में ये चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 15 में आईओटी रिलेटेड रिस्क है। ये देखिए सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड रिस्क और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड स्ट्रेटजीज। जो बंदा इस टॉपिक तक नहीं पहुंचेगा वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। और सर समझ में आ रहा है? तो भाई इस चैप्टर में जो चैप्टर 15 है 3 रिस्क लिखे हुए हैं बड़े कीमती। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्क, एक आईओटी का रिस्क और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का रिस्क। ये बुनियादी तौर पे जो सवाल है वो इसका सवाल था। ये आपको सिनेरियो बनाकर ही ऐसा देगा, उसमें ये पॉइंट्स लग रहे होंगे। inadequate security of IoT devices, increased attack surface, data privacy concerns, botnet attacks। सर फिर यही रिस्क है, नेटवर्क सेगमेंटेशन है, डिवाइस एनक्रिप्शन है, रेगुलर फर्मवेयर अपडेट है, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन है। ये इसके 6 नंबर थे, कोई भी 3 लिख दें आप सिनेरियो के मुताबिक होगी। सर समझ आ रहा है? सर चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 में ये था। क्वेश्चन 6 आपको करा दी। क्वेश्चन नंबर 7 में कोर फीचर ऑफ इंटेलिजेंट ऑटोमेशन और एआई रिसर्च टीम प्रपोज यूजिंग GANs टू सिमुलेट fraudulent transaction pattern, but senior managers are unsure how GANs actually function and whether they can be trusted for। सर जी वो कहता है ये की फीचर्स ऑफ इंट। अब ये वाला ऊपर सारा सिनेरियो देने के बाद नीचे उससे बड़ा इजीली कह दिया की फीचर्स ऑफ इंटेलिजेंस ऑटोमेशन बताया 3 मार्क्स का। सिंपल उसके फीचर्स बताने थे। दूसरा स्ट्रक्चर एंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ GANs, 2 नंबर का सवाल है। सिनेरियो क्या, उसने क्या स्ट्रक्चर क्या होता है GANs में? एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है, एक इसका प्रोसेस होता है जिस एडवर्सरियल प्रोसेस कि वो इमेज जनरेट करता है, वो उसको रियल के अगेंस्ट देखता है, डिफरेंस आता है वो रिजेक्ट कर देता है, वो फिर इमेज जनरेट करता है टिल द टाइम जब डिस्क्रिमिनेटर जो है उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बस ये वाली बात लिखनी थी। 2 नंबर थे सिर्फ इसके। 8 भी हो गया, 9 भी हो गया। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था Data Core Analytics, a global business intelligence firm, recently expanded its operation। एक बार क्या कहा आपको मैंने, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। मैं रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ पहले। Identify and explain 3 distinct cyber security and information security risk। रिस्क आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है। हर रिस्क के लिए क्लियरली बताएंगे इसकी टाइप क्या है और ये सिनेरियो में कैसे मैनिफेस्ट हो रहा है, कैसे जाहिर हो रहा है। फॉर ईच ऑफ 3 आइडेंटिफाइड रिस्क, जो आप रिस्क आइडेंटिफाई करें,
explain how each specifically impact the core objective of information security, confidentiality, integrity, or availability. Also provide one relevant example of cybersecurity incident that illustrate a similar risk type of risk. Suggest three comprehensive best practices or strategies hardcore analytics should implement to mitigate the type of risk described in the scenario. हाँ जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक कौन से आपको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करनी है चीजें ताकि आप रिस्क को मिटिगेट कर सकें. सिनेरियो डेटा. अब यहाँ पर बुनियादी तौर पे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल था. 6 और 6 12 और 3 15 मार्क्स का. मैंने 2 बार 3 बार देखे कि यार ये सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर जब मैंने आपका मॉडल पेपर देखा उसमें भी एग्जैक्टली इस तरह का सवाल था. फिर मैंने कहा यार ये अब जो भी है इस सवाल को डील करना आना चाहिए. दूसरे नंबर पे आमतौर पे जो सवाल कनेक्टेड होता है ना, उस सवाल की एक मुश्किल होती है. अब ये जो हम पढ़ रहे हैं और जो इसको पिक करना ना, ये 6 नंबर के लिए नहीं है, ये 15 नंबर के लिए. रिस्क सही आइडेंटिफाई नहीं किए, पूरा सवाल गया. यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? नो सर. Data Core Analytics, a global business intelligence firm, recently expanded its operation by adopting a multi-cloud environment and enabled remote work for its consultants. To streamline reporting, the company also engaged a third-party vendor to automate client dashboards. During a recent review, several unusual incidents were reported. और फिर उसके बाद several consultant reported receiving messages that appear to come from internal IT support urging them to verify credentials through a link. One consultant complied after which their laptop began showing abnormal behavior. बुनियादी तौर पे ना ये अटैक ही है ना कि वो आपसे पूछ रहा है कि क्रेडेंशियल्स दें, आपने वो दे दिए तो बिहेवियर abnormal हो गया है, including files becoming inaccessible. Auditor later discovered that one of the company cloud-based storage repositories containing sensitive client database had been inadvertently configured with overly broad permissions, allowing external access for several days during the issue was detected. अच्छा जी, कॉन्फ़िगर ठीक से नहीं किया गया. सर मैंने एक बात को सेशन के दौरान बड़ी डिटेल में समझाया था, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. और मैंने बताया था कि भाई एक बंदा है, उसको अगर मैंने अकाउंट्स हेड लगाया है तो मुझे कौन कौन सी चीज़ों की उसको एक्सेस देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए. ये जो मैं उसको एक्सेस देकर इस काबिल करूँगा कि वो इसको यूज़ कर सके, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगर करना. अच्छा जी, वो कहता है कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं हुई थी. थर्ड पार्टी वेंडर रिस्पॉन्सिबल जो था ऑटोमेटेड डैशबोर्ड एक्सपीरियंस अ प्रोलॉन्ग्ड आउटेज, लीविंग डाटा को अनएबल टू generate daily client report and raising concern about accuracy and timeliness of synchronized data across system. वो कहते हैं 3 साइबर सिक्योरिटी के रिस्क बताएं और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क दैट डाटा कोर इज फेसिंग. फॉर ईच रिस्क क्लियरली इसकी टाइप भी बताएं और ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ इट मैनिफेस्ट इन द सिनेरियो. सर जी क्या कहते हैं आप इस बारे में? एक बार डिस्कशन जनरल हो जाए. अच्छा, जब आपने ये सिनेरियो पूरा देखा, अगर मैं उस सवाल की तरफ चलूं, अगर मैं इस सवाल की तरफ पूरा चलूं तो
जब वो कहता है कि रिस्क आइडेंटिफाई करें तो आपके जहन में वो सारी टाइप्स ऑफ रिस्क होनी चाहिए। एक बार इसको पढ़ा, देखा, आपको क्रेडेंशियल्स पूछे हैं, लिंक के जरिए आपने इसको बताया तो वो एबनॉर्मल बिहेवियर शुरू कर दिया है, फिशिंग अटैक है। फिर ऑडिटर ने डिस्कवर किया कंपनी की क्लाउड बेस्ड रिपोजिटरी में सेंसिटिव क्लाइंट डेटा था, वो इनएडवर्टेंटली कॉन्फ़िगर्ड था। क्लाउड रिलेटेड रिस्क है, कॉन्फ़िगरेशन का रिस्क है। फाइनली थर्ड पार्टी वेंडर जो ऑटोमेटेड डैशबोर्ड एक्सपीरियंस a prolonged outage leaving data care unable to generate। अब ये थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंस है, ये थर्ड पार्टी रिलेटेड रिस्क है। सर रिस्क की 6 टाइप्स, रिस्क की 6 टाइप्स आपको मैंने पढ़ाई हुई है। 4 है? नहीं सर, एक जगह पे 4 भी हैं, लेकिन एक जगह पे 6 भी हैं। चैप्टर 14 में। यस, आए जरा मेरे साथ चैप्टर नंबर 14 में। सर बड़ी डिटेल से एक एक रिस्क, बल्कि मैं आपको टेबल पे ले जाता हूँ। मसला ये देखें, ये आया फिजिकल, ये डिजिटल, ये ह्यूमन, ये एनवायरमेंटल, ये थर्ड पार्टी, ये कंप्लायंस, ये लें सर। ये वाला टेबल भी याद ना हो तो फिर बहस ही खत्म होगी। सर समझ आ रहा है? अब मैं फिर कहूंगा कि वो वाला जो मेरा लेक्चर है जिसमें रिस्क इन वन गो था, उसमें मैंने सारे रिस्क को समेट दिया था, सारे रिस्क को समेट दिया था उसको। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने कहा कि इसका अगर मैं अगले पार्ट की तरफ जाऊं तो वो कहता है फॉर ईच ऑफ 3 रिस्क आइडेंटिफाइड इन पार्ट एक्सप्लेन हाउ ईच स्पेसिफिकली इम्पैक्ट टू कोर ऑब्जेक्टिव। सर कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, इस पर इम्पैक्ट क्या है? CIA है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा, सेंसिटिव डेटा कोई दूसरा देख ले, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटेग्रिटी, डेटा में तब्दीली आ जाए तो डेटा इंटेग्रल नहीं रहता। तो A फॉर क्या था सर? F फॉर अवेलेबिलिटी। डेटा अगर आपके लिए अवेलेबल ना रहे तो ये उससे भी बड़ी मुश्किल है। तो वो कहता है इन तीनों चीजों के हवाले से बताएं। फॉर ईच रिस्क आइडेंटिफाइड, रिस्क आइडेंटिफाई किया, इन 3 चीजों के बारे में बताएं। ऑल्सो प्रोवाइड वन रेलिवेंट एग्जांपल ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट that illustrate a similar type of risk। Sir, that one जी भाई बुक में कुछ दी हुई है, पता नहीं वो कौन सी बुक में किस हवाले से? इसमें वो बताया हुआ टैग वो जो बांग्लादेश या इसमें टैग करा दी। सर वो तो एक एग्जांपल थी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये तो एक सिनेरियो है ना, आपने तो इस पर नॉलेज अप्लाई करनी है जो किताब में पढ़ी हुई है, ठीक है सर। आपने इस सिनेरियो का जवाब देते हुए ये बताना ना कि भाई बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, जो क्रेडेंशियल्स आपने दिए हैं किसी दूसरे को, कॉन्फिडेंशियलिटी तो ब्रीच हो गई है। फिर दूसरे नंबर पे इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी क्या है? आपका डाटा, उसने आपका डाटा एक्सेस कर लिया और उसमें तब्दीली कर रहा है, सर ये मसला। तीसरा अवेलेबिलिटी, उसने आपका सिस्टम हैक कर लिया और वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, या उसने यहाँ पर लिखा है एक्यूरेसी इन टाइमलीनेस और सिंक्रोनाइज्ड डाटा अवेलेबल ही नहीं है डाटा। ये जो शट डाउन हो जाता है, डिसरप्शन आ जाती है, बेसिकली ये अवेलेबिलिटी को हिट करती है। वो सर समझ आ रहा है? तो ये बुनियादी तौर पे सोशल इंजीनियरिंग में भी यही है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं क्लाउड मिसकॉन्फ़िगरेशन में भी। जब आपने क्लाउड मिसकॉन्फ़िगर हो गया था तो एक्सटर्नल एक्सेस सेवरल डेज के लिए मिल गई थी, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर गई। एक्सटर्नल बंदा कोई तब्दीली कर दे, डाटा इंटेग्रल नहीं रहेगा। और तीसरे नंबर पे
अगर वो हाईजैक हो जाए और हैक हो जाए तो बुनियादी तौर पे फिर क्या हो गया, वो अवेलेबल भी नहीं देगा सर, अवेलेबल नहीं देगा। अगर उसे डिलीट कर दिया जाए तो भी वो अवेलेबल नहीं देगा। तो जी तीसरा था थर्ड पार्टी आउटेज। प्रोलॉन्ग्ड आउटेज का मतलब है कि वो अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबिलिटी का इशू तो आ गया। फिर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो जाहिर बात है क्लाइंट डेटा हैक हो चुका है, वो शेयर हो रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो रही है, उसमें तब्दीली की जा रही होगी, जिसका मतलब है कि इंटेग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो गई, डाटा इनएक्यूरेट होगा, डाटा अवेलेबल नहीं होगा। ये तीसरा मसला, यानी ये सीआईए के पॉइंट ऑफ व्यू से सीआईए में तीन चीजें आती, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। इसको डिस्कस करना। Suggest 3 comprehensive best practices or strategies data core analytics should implement to mitigate the type of risk described in the scenario. वो कहते हैं 3 comprehensive best practices बताएं। सर जी ये कहाँ से था? 15 में Yes, best practices आपने बतानी थी to implement the mitigate the risk। अगर आप मेरे साथ इधर आए, जब आपके जहन में ये आ जाएगा ना, जब आपके जहन में ये आ जाएगा कि अच्छा ये यहां से बताना, ये यूजर एजुकेशन, ये फिशिंग अवेयरनेस, ये बेस्ट प्रैक्टिस है सर। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन में क्या है, वर्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा इस सिनेरियो में बेसिकली ये सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग अप्लाई हो सकता है, ये बेस्ट प्रैक्टिस है। थ्रेट इंटेलिजेंस कह सकते हैं आप, यानी ये सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की उसने बात नहीं की सिनेरियो में, तो हम उसको नहीं कहते। ऑटोमेशन की बात है, यूजर एजुकेशन की बात है, लेयर्ड सिक्योरिटी की बात है, डाटा आप एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करें, फायरवॉल, मॉनिटरिंग एंड इंट्रूजन डिटेक्शन, ये सारी बातें इसके अंदर लिखी जा सकती थी। बेसिकली अगर क्या कहते हैं हम इसकी बात करें एक्सेस कंट्रोल की, तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात की जा सकती है, और इस तरह से गवर्नेंस मॉनिटरिंग की बात की जा सकती है, और बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग। ये जब आप थर्ड पार्टी पर डिपेंड होते हैं, थर्ड पार्टी वेंडर्स होते हैं ना, तो आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ ऑल्टरनेट इंतजाम भी करते हैं, आप सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये वाले पॉइंट्स से बहरहाल मैंने ये तो आपको सारे डिस्कस कर दिए। आप अगर गौर करें तो जो चीज आप सबसे पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे एमसीक्यूज, वो अब तक मैंने डिस्कस नहीं की। क्यों नहीं किए? एमसीक्यू अगर आप इमेजिन करें, आप पेपर में बैठे हैं, आपने पहला एमसीक्यू पढ़ा, आपको नहीं आता, दूसरा एमसीक्यू पढ़ा, आपको नहीं आता, तीसरा एमसीक्यू पढ़ा, आपको नहीं आता, आपका कॉन्फिडेंस इतनी नीचे आ जाएगा कि आपको लगेगा मैं पास नहीं हो सकता। हालांकि कितने नंबर का पेपर आपको नहीं आता? 3 नंबर। तो 3 नंबर तो कुछ भी नहीं है। पॉइंट समझ आ रहा है? आपने एमसीक्यू को शुरू में ही जाते ना पढ़ना ना हल करना, आपने शुरू में जाते ही 51 नंबर हल करने हैं सर। पॉइंट समझ आ रहा है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं? यार एमसीक्यू नॉर्मली पहले सफे पर होते हैं, नॉर्मली मुश्किल होते हैं। अच्छा जितना भी मुश्किल एमसीक्यू हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? 1 नंबर कटेगा। लेकिन उस 1 नंबर को कटने से साइकोलॉजिकली आप पर बड़ा प्रेशर आता है। पहले पूरे सफे पर 4 एमसीक्यू हुए, तो यानी पहले पूरे सफे पर 4 नंबर होते हैं, लेकिन आप पर प्रेशर कितना बढ़ जाता है उसका। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये साइकोलॉजिकली आपने प्रॉपर नहीं लेना। आप लानत भेजिए एमसीक्यू के ऊपर, वो लास्ट में देखिए। सबसे पहले क्या करें, आपने सबसे पहले सादे सादे मजे मजे के सीधे सीधे वो सवाल जो पकड़ सकते हो पहले वो पकड़ो। आप 51 नंबर ठीक कर लें, आपका पेपर पास हो जाएगा इस पेपर के मुताबिक। और मोरलेस देख लीजिए कैसे ही पेपर आएगा।
वो जो सीधे मार्क्स हैं उसने आपको पास करवाना, सिंपल। जो बच्चा वो कर गया 51 नंबर, उसमें से वो 35 ले गया, उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा वो बाकी भी पास कर जाएगा। सर आप ना बाजुकात औखा सवाल शुरू करके फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा सबसे पहले रिस्क का ये 10वां सवाल शुरू कर दे और उसके ज़हन में रिस्क ना आ रहे हो, तो पहले सवाल में उसका पसीना छूटने लग जाए, वो पेपर नहीं पास कर सकता। चाहे उसको बाकी 87 मार्क्स का पेपर आता है, नहीं पास कर सकता। क्यों? सर आपको पेपर करते हुए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, इस चीज को पिक करो, ये आपको पेपर पास करवाती है। पेपर में कॉन्फिडेंस सवाल का आना देते हैं आपको, फिर उसके बाद जब आप हल करने लगते हैं तो 5 नंबर का सवाल पूरा हल करके एक बार शीट देखते हैं तो आपको लगता है ये निकल जाएगा ये पेपर। बस वो चीज मैं चाहता हूं आप पेपर में अपने अंदर पैदा करें, और आप वो करेंगे, आप पास हो जाएंगे। आपको पेपर में शुरू करना पेपर मुश्किल है, कभी भी पेपर को मुश्किल सवाल से शुरू ना करें। सबसे पहले हमेशा वो सवाल करें जो सबसे अच्छा आपको आता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि डाटा वाला सवाल पहले करो, रिस्क वाला करो, सिस्टम वाला करो। वो सवाल करो जो आपको आता है। अब जितना आपने याद किया हुआ जो टॉपिक है उस पे उसको छोड़ दो। अब आप मैदान में बैठ गए हो, अब आपके सामने 100 नंबर का चैलेंज है। अब आपने इसको हल करना है, जो आता है कर लो, जो सबसे अच्छा आता है करी जाओ, जो अच्छा आता है करी जाओ। आपको पहले 1 घंटे में आपने 35-40 नंबर का पेपर हल कर लिया ना, यकीन करो आपका पेपर पास हो जाएगा। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको पेपर में। वो कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है, और सेकेंडली किस चीज से आता है? वो कॉन्फिडेंस आता है पेपर हल करने से, एक्चुअल में पेपर हल करने से। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं आपको ये बात सिखाऊं। यकीन करो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं 25 नंबर 30 नंबर का पेपर छोड़ के हैं पेपर पास कर लिए, और ऐसे भी देखे हैं आगे कहते हैं कि सर 8 नंबर का नहीं आता था, मैं फेल हो गया हूं। कैसे हो सकता है यार? यानी 92 में से तुम 50 नहीं ले सके, वो 8 नंबर का सवाल जो नहीं आता था वो करने लग गया। क्यों? उसको लास्ट में रखो। आपको अगर कोई सवाल बिल्कुल नहीं आ रहा उसको ना छेड़ो, जो सवाल आ रहे हैं वो करो, सिनेरियो वाले सवाल करो। जो नहीं समझ आ रहा उसको छोड़ के फिर एमसीक्यू करो। एमसीक्यू के बाद जो सवाल नहीं आते थे वो करने हैं बस। जो सवाल आते थे वो एमसीक्यू से पहले काट डालो सारे। समझ गए? आओ एमसीक्यू की तरफ चलो। Select the most appropriate answer from the option provided for each of the following multiple MCQs. A multinational bank discovers that its core banking system is vulnerable to ransomware due to outdated patches. Which risk treatment is more appropriate? जी, आप रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या रिस्क को मिटिगेट करेंगे, या रिस्क को अवॉइड करेंगे, या रिस्क को ट्रांसफर करेंगे? सर जी रैंसमवेयर है, आउटडेटेड पैचिंग है। जी सर रिस्क को एक्सेप्ट करना तो नहीं होएगा, रिस्क को ट्रांसफर इंश्योरेंस नहीं होएगा, रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क मिटिगेशन? जी यस सर। उसके बाद आगे चलते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम रिसीव्स अ कॉल फ्रॉम समवन पोजिंग एज IT सपोर्ट आस्किंग देम टू शेयर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, फिक्स अ सिस्टम बग, लेटर कॉन्फिडेंशियल ड्रग फॉर्मूलाज डेटा इज स्टोलन। पता क्या हुआ है? उसने आपसे डेटा मांगा, उसने क्रेडेंशियल्स मांगे हैं, मैंने बग को फिक्स करना है, और उसके बाद ड्रग का फॉर्मूला जो है ना चोरी हो गया। What control would best prevent this? Strong password policies and regular rotation, employee training on social engineering awareness and simulated phishing drills,
multi-factor authentication requiring both device and biometric verification, firewall configured to block unauthorized external access attempts. जी सोशल इंजीनियरिंग से ये बेसिकली फिशिंग अटैक हुआ ना, तो ये इसका जवाब था. A hospital restrict access to patient record using biometric authentication and role access. This is an example of access controls. Yes. A retail chain's ERP automatically updates stock levels across all branches. A system glitch causes duplicate entries leading to inflated demand forecast and unnecessary bulk orders. Which risk management approach is more suitable? Implementing automated reconciliation check between ERP, introducing manual oversight, outsourcing ERP monitoring to third-party vendors, accepting the risk temporarily. जी implementing automatic सर जी ग्लिच आ रहा है कॉज डुप्लीकेट एंटिटीज लीडिंग टू इन्फ्लेटेड डिमांड. अब इसमें एक्सेप्ट कर लेना रिस्क को, ये तो ठीक अप्रोच नहीं है. आउटसोर्स कर देना ईआरपी मॉनिटरिंग को, ये भी नहीं है सर. इंट्रोड्यूसिंग मैनुअल ओवरसाइट, क्या मैनुअल ओवरसाइट की जा सकती है हाई वैल्यू को? ये भी नहीं है सर. असल में इसका ये पहला ही आंसर है, इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेटेड reconciliation check between ERP modules. A logistic company use AI-powered predictive analysis to anticipate supply chain disruption due to weather risk, weather condition. This is an example of. सर जी ये प्रिडिक्ट कर देता है, AI पावर्ड है ना, AI पावर्ड प्रिडिक्ट कर देता है एनालिसिस टू एंटीसिपेट सप्लाई चेन. सप्लाई चेन को एंटीसिपेट करने के लिए. जी क्वेश्चन नंबर 5 सर, बेसिकली आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आप प्रिडिक्ट कर रहे होंगे. ठीक है सर जी, आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. आगे चलता हूं. फिनटेक सेटअप होस्ट कस्टमर ट्रांजैक्शन डेटा ऑन हाइब्रिड क्लाउड. While the provider secures the infrastructure, the startup fails to encrypt sensitive data. अच्छा, आपका डेटा encrypt ही नहीं हो रहा before migration. Who bears responsibility? किसकी जिम्मेदारी है? Cloud provider की. Startup for application level security and encryption of customer data during migration. Who bears responsibility under the shared responsibility model? अब सर हाइब्रिड में होता है शेयर्ड. आपको तो पता है हाइब्रिड क्लाउड में एक ऑन प्रेमिसेस होता है, एक क्लाउड होता है. ठीक हो गया. अब क्लाउड के अंदर, अच्छा हाइब्रिड के अंदर जो है, हमने क्लाउड की टाइप्स पढ़ी थी, कुछ याद आ रही है? कौन कौन सी टाइप्स? ये पता है क्लाउड कौन सा चैप्टर था? 11 चैप्टर था. 11 चैप्टर. 11 जी सर 11 है. इसकी स्लाइड्स नहीं बनी हुई अभी जी, यहाँ पे नहीं ना आ रही. अच्छा 11th चैप्टर में बुनियादी तौर पे हमने क्लाउड पढ़ा था और क्लाउड की टाइप्स भी देखी थी. पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है और हाइब्रिड क्लाउड है. ठीक हो गया. हाइब्रिड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट होता है. हाइब्रिड क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक और प्राइवेट होता है. आओ जरा, अब वो कहता है हु बेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. इसमें क्लाउड प्रोवाइडर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल ब्रीचेस ओनली, बोथ प्रोवाइडर एंड स्टार्टअप jointly, since hybrid cloud require dual accountability, regulator enforce compliance. सर जी असल में इसका आंसर बनता है बी. बुनियादी तौर पे स्टार्टअप फॉर एप्लीकेशन लेवल
सिक्योरिटी, दो तरह की सिक्योरिटी है सर। एक एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है और एक डाटा को माइग्रेट करते वक्त एनक्रिप्ट करने की सिक्योरिटी है। तो बेसिकली वो कहता है हु बेयर्स रिस्पांसिबिलिटी, तो कहता है स्टार्ट अप फॉर एप्लीकेशन लेवल सिक्योरिटी। जो इदारा है फिनटेक स्टार्टअप है, इसकी एप्लीकेशन लेवल की सिक्योरिटी थी और उसकी जिम्मेदारी थी, और एनक्रिप्शन ऑफ कस्टमर डाटा ड्यूरिंग माइग्रेशन, इसको एनक्रिप्ट कराना चाहिए था। ये इसका आंसर बी था। इन अ रिटेल कंपनी द सेल्स मैनेजर डिसाइड हु कैन एक्सेस कस्टमर परचेज डाटा while IT staff ensure data is accurate and clean। कौन रिटेल मैनेजर डिसाइड करेगा कि कौन डाटा एक्सेस कर सकता है, और आईटी स्टाफ इंश्योर करेगा डाटा एक्यूरेट और क्लीन है। सर जी इसका क्या ऑप्शन है? सर जी इसकी ऑप्शन है हु इज द डाटा ओनर एंड हु इज द डाटा स्टूवर्ड। चैप्टर नंबर 2 से ये एमसीक्यू बनाया हुआ था। अ स्टार्टअप अ सप्लाई चेन कंसोर्शियम यूजेस blockchain smart contract to automate payments once goods are delivered। Due to coding flaw, payments are triggered even when goods are incomplete। Primary risk क्या है? Technology risk, legal risk, operational risk, strategic risk। जी सर जी सप्लाई चेन ब्लॉकचेन को यूज कर रहा है। टेक्नोलॉजी रिस्क इसलिए है क्योंकि अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्लॉड हो गया, उसमें खराबी आ गई, फ्लॉड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग एंड लैक ऑफ ऑडिट मैकेनिज्म, इसने खुद ये कहा हुआ है। ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को यूज करती है, लेकिन अगर कोडिंग में फ्लॉ आ गया तो पेमेंट ट्रिगर हो जाएगी, चाहे गुड्स इवन व्हेन गुड्स आर इनकम्प्लीट। ये कौन सा रिस्क है? बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का रिस्क है। आपको पता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर ही कमिट हो जाता है, पूरा हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक हो गया? वो कहता है असूल तो ये था ना कि गुड्स कंप्लीट होती तो पेमेंट ट्रिगर होती। वो कहता है कोडिंग की गलती की वजह से गुड्स अभी कंप्लीट नहीं होंगी तो पेमेंट ट्रिगर हो जाएगी। ये कौन सा रिस्क है? ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। सर जी इसने पूछा ये रिस्क कौन सा है। अब कोडिंग के फ्लॉ की वजह से जो रिस्क है वो तो टेक्नोलॉजी का रिस्क है ना सर। लीगल रिस्क इस वक्त तो उसमें नहीं। As trust in blockchain adoption across the consortium is undermined। सर असल में सिनेरियो के मुताबिक यही बन रहा है, सिनेरियो के मुताबिक यही बन रहा है। ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन इफ वन स्टेप फेल द एंटायर ट्रांजैक्शन इज रोल्ड बैक। एटॉमिसिटी है सर इसका। नेटफ्लिक्स डिसरप्टेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल डिसरप्शन। A government agency uses big data analytics to predict crime hotspot. However, biased historic data leads to over-policing in certain neighborhoods, raising ethical concerns which we of big data is more problematic. Veracity, since inaccurate or biased data reduces liability of insight. Variety, because multiple unstructured sources complicate integrity and analysis. Velocity, as real-time data stream may overwhelm monitoring system. और आगे आ गया volume, since massive data sets require costly infrastructure and advanced storage solutions। जी सर जी। सर जी देखें ये जिसने कहा ना कि बाइस्ड डाटा है, ये कहा इसने बाइस्ड डाटा है। बाइस्ड डाटा का मतलब है कि मेजर क्या प्रॉब्लमेटिक है? वेरासिटी। वेरासिटी का क्या मतलब होता है? सच्चाई। जहां पर 5 V's की बात करते हैं, वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई, यानी जो डाटा हो वो
सही हो, काबिल एतमाद हो। यहाँ बस उसने खुद ही बता दिया बाइस्ड डाटा है, तो इशू क्या आ गया वेरासिटी का। एन इंश्योरेंस कंपनी यूजेस एआई टू एनालाइज ड्राइविंग बिहेवियर थ्रू आईओटी सेंसर्स and adjust premiums accordingly. This is an example of analytical AI, predictive AI, generative AI और reinforcement learning। जी सर, आप इंश्योरेंस कंपनी वाला प्रिडिक्ट करता है तो ये बेसिकली प्रिडिक्टिव एआई है। अ कंपनी एनक्रिप्ट्स सेंसिटिव। जी एनालिटिकल एआई में सर जी, आप वो काम क्या कर रहे हैं? एनालाइज ड्राइविंग बिहेवियर थ्रू आईओटी एंड एडजस्ट प्रीमियम अकॉर्डिंगली। सर आप प्रीमियम्स को एडजस्ट कर रहे हैं, प्रीमियम को एडजस्ट कर रहे हैं इन रिस्पॉन्स टू एनालिसिस। तो बेसिकली इंश्योरेंस में याद रखिएगा हमेशा प्रेडिक्टिव एनालिसिस ही आता है। वजह मैं बता दूं आपको। बेसिकली तो आपसे वो प्रीमियम लेता है तो वो देखता है कितने % चांस है कि खराबी होगी। तो बेसिकली वो जितना प्रीमियम लेता है वो उस प्रोबेबिलिटी की बेस पर चार्ज कर रहा होता है जितने खराबी के चांसेस हैं। सर समझ आ रहा है? इंश्योरेंस में आते ही ये है प्रिडिक्शन है। अच्छा जी, अ कंपनी एनक्रिप्ट्स सेंसिटिव कस्टमर डाटा बोथ एट रेट्स। ये इसका क्या मतलब हुआ? सेंसिटिव कस्टमर डाटा। जी कॉन्फिडेंशियलिटी। यस, एनक्रिप्ट करने का फायदा ये होता है कि कॉन्फिडेंशियल रहे। Which framework focus specifically on aligning IT process with goals and managing IT? जी, अब ये एनेक्जर से पूछा हुआ है। एनेक्जर से कौन सा फ्रेमवर्क है जो फोकस करता है? सर जी ये कॉपिट फ्रेमवर्क है सबसे पहला, एनेक्जर ए। क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 15। कॉपिट 2019 डिफाइंस प्रिंसिपल ऑफ बोथ सिस्टम गवर्नेंस सिस्टम और गवर्नेंस फ्रेमवर्क। विद इन द गवर्नेंस सिस्टम कितने प्रिंसिपल्स हैं? एनेक्जर पढ़ा भी नहीं होना सर जी। गवर्नेंस फ्रेमवर्क के 4 प्रिंसिपल हैं, गवर्नेंस सिस्टम के 6 प्रिंसिपल्स हैं। ठीक हो गया सर? नहीं सर, ये एमसीक्यू से सारे। असल में एमसीक्यू का मसला है कि वो एक नंबर में कुछ भी पूछ सकता है ना, उसके बाद पूरी दुनिया खुली हुई है। तो एमसीक्यू को मैंने ना असल में आज जो सारी मेहनत की है उसका टारगेट है कि यार मैं आपको अप्रोच सिखा दूं, अप्रोच सिखा दूं कि पेपर को करना कैसे है। एक शीट आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आज कर दूंगा कि यार कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं मेरे मुताबिक जो सुपर इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको किए बगैर पेपर में नहीं जाना चाहिए। फिर कहूँगा डाटा के 6 चैप्टर तो आपको लाजमी करने चाहिए। रिस्क के 4 चैप्टर, एक बार रिस्क इन वन गो वाली वीडियो देखोगे तो आपको कदर पड़ेगी कि यार ये सर ने तो सारा मुलायम कर दिया, उसको जरूर करो। जब ये 2 एरियाज कर लो, सिस्टम में जो करना है कौन कौन से एरियाज हैं उसमें मेनली ईआरपी लाजमी करना चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग लाजमी करना चाहिए, ब्लॉकचेन लाजमी करना चाहिए। एआई में बहुत सी चीजें उसने कही हैं, लेकिन उसके अंदर भी खास तौर पे सिलेक्ट करके उस एरिया को करना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 और 10 में कुछ चीजें काम की हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एआई है। ये काम का आसान टॉपिक है, इसको क्यों स्किप करना है? तो मैं उसको इंशाल्लाह एक शीट आपके साथ तैयार कर रहा हूँ कि यार खास तौर पे सिस्टम में कौन से एरियाज हैं जिसको टॉपिक वाइज बताऊंगा कि इसको लाजमी करना चाहिए। डन है सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।